हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कच्छावा और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं राजस्थान पटवार में जो आपके जनरल साइंस आने वाली है उसका अगला टॉपिक है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों आज अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। एक है आपके माइटोस। माइटोस का मतलब होता है आपके थ्रेड मतलब कोई भी धागा। ठीक है, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड मतलब धागा। दूसरा है आपके शब्द कॉन्ड्रियोन। कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है आपके ग्रेन्यूल मतलब कण। ठीक है, धागे की नुमा संरचना जो है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे मिलकर ये नाम बना है। ठीक है, अगली इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें दोस्तों तो कोलिकर वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने सर्वप्रथम इन्हें देखा था। तो ध्यान रखेंगे, कोलिकर वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगली बात करें अपन दोस्तों तो फ्लेमिंग ने फाइला और आर अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक नाम है फ्लेमिंग, इसने नाम दिया आपके फाइला नाम दिया है दोस्तों, और वैज्ञानिक है आर अल्टमान जिसने बायोप्लास्ट नाम दिया था। ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम किसने दिया? फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने दिया, और बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? आर अल्टमान ने दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें अपन दोस्तों तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? यदि ये सवाल पूछा जाए तो आपको जवाब देना है फ्लेमिंग एवं अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। आगे बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, ये पूछ ले तो ध्यान रखेंगे वैज्ञानिक सी बेंडा। ठीक है ना, वैज्ञानिक सी बेंडा हुए हैं जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगली बात करें एफ मीविस वैज्ञानिक है, ने सर्वप्रथम पादप कोशिकाओं में इनकी उपस्थिति देखी थी। ठीक है, सर्वप्रथम पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति किसने देखी? वैज्ञानिक एफ मीविस ने। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सारे। चलते हैं आगे की तरफ। तो अब दोस्तों अपन देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अतिरिक्त ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, बाकी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जितनी भी प्रकार की उनमें पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की दोस्तों जो संरचना है वो गोलाकार हो सकती है, छड़ीनुमा हो सकती है या धागेनुमा हो सकती है, ये इनकी संरचना है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों तो माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ दो झिल्लियां पाई जाती है, इसलिए दोहरी झिल्ली वाले होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखेंगे। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इनकी जो बाह्य कला जो है वो तो क्या होती है? सपाट होती है, एवं अंत्य कला में कई अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं दोस्तों, जिनको अपन कहते हैं क्रिस्टी। तो ध्यान रखेंगे, जो इनकी बाह्य कला तो कैसी है? सपाट है, और जो अंत्य कला है वो कैसी है? अंगुली के नुमा समान उभार है उनमें, और जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। तो इसमें सवाल पूछा जाता है क्रिस्टी का, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, अंत्य कला एवं बाह्य कला के बीच 6.8 नैनोमीटर की दूरी होती है। तो दोनों के बीच कितनी दूरी है? 6.8 नैनोमीटर। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से देख लेना। चलते हैं आगे की तरफ इसमें। तो अब देखेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है ये दोस्तों। इसमें अपन देख सकते हैं कि सबसे बाहर वाली जो आपके झिल्ली होती है जिसको अपन आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कैसी होती है? सपाट होती है। दूसरी होती है आपके इनर अंत्य कला, जो कैसी है? अंगुलीनुमा उभार हैं, ये देखो, ये जो उभार आ रहे हैं ना, ये आपके इन अंत्य कला के इनर मेम्ब्रेन के हैं। और ये जो आपके अंदर जो अंत्य कला जो फोल्ड हो गई है उससे अंगुलीनुमा उभार हो गए, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोल देते हैं। और दोस्तों क्रिस्टी के ऊपर कुछ
आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन्हें अपन F0 और F1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। और जो अंदर वाला पदार्थ होता है उसे अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। जो झिल्ली, अंतर झिल्ली होती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स के अंदर देखें तो आपके DNA हैं, ठीक है, और उसमें आपके राइबोसोम भी हैं। और एक बात, जो अंत्य और बाह्य, ये आपके बाहरी, ये अंदर की और ये बाहर वाली झिल्ली है, दोनों के बीच में जो जगह होती है, स्थान होता है, उसे इंटर मेम्ब्रेनर स्पेस कहते हैं, दो झिल्लियों के बीच का स्थान। ठीक है दोस्तों, तो ये अब बात होगी डायग्राम की। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं इसमें दोनों झिल्लियों के बीच पाए जाने वाले स्थान को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, दोनों झिल्लियां मतलब जो बाह्य झिल्ली है और वो आंतरिक झिल्ली है, दोनों के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसको अपन पेरा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट देखें अपन, जिसमें विभिन्न प्रकार के श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि ये जो अपन बात करें स्पेस, पेरा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसमें बहुत प्रकार के श्वसन एंजाइम होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके अब बात करेंगे अपन अंदर की तरफ, मतलब आपके जो आंतरिक झिल्ली है उसके अंदर की तरफ। उसमें क्या होता है, आपके जेल समान प्रोटीन युक्त समांगी पदार्थ भरा रहता है दोस्तों, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। आगे की बात करें दोस्तों, तो क्रिस्टी की सतह पर दोस्तों 85 एंगस्ट्रॉन व्यास के कण 100 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर स्थित होते हैं, जिनका आकार जो है वो टेनिस के रैकेट नुमा होता है। इन्हें अपन प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम या पी कण कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्रिस्टी की सतह पर आपके टेनिस के रैकेट नुमा कुछ कण पाए जाते हैं, जिन्हें अपन प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम या पी कण कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। तो ऑक्सीसोम जो होता है उसकी संरचना में 3 भाग होते हैं दोस्तों। एक आधार भाग होता है, एक वृंत होता है और एक शीर्ष भाग। 3 भागों से मिलकर आपके ऑक्सीसोम या प्रारंभिक कण या पी कण का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। ऑक्सीसोम दोस्तों किसके बने हुए होते हैं, इसकी बात करें अपन, तो ऑक्सीसोम जो है आपके फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीसोम में दोस्तों एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंजाइम है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, जो आपके ऑक्सीकरण एवं फॉस्फोरिलीकरण का कार्य करता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑक्सीसोम में कौन सा एंजाइम है, एटीपी सिंथेटेज, जो क्या कार्य करता है, ऑक्सीकरण और फॉस्फोरिलीकरण, जिसके द्वारा क्या दोस्तों बनती है, एटीपी का निर्माण होता है इसके द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों अपन मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके मैट्रिक्स के अंदर डीएनए है, आरएनए है और 70 प्रकार के राइबोसोम हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जल लवण हैं, और क्रेब्स चक्र के लिए आवश्यक सभी एंजाइम हैं। ध्यान रखेंगे। अगली बात करें अपन दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपने समान नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने अर्थात स्वतः जनन की क्षमता होती है, तथा यह क्षमता केवल कोशिका द्रव्य के अंदर रहकर ही होती है, स्वतंत्र रूप से संभव नहीं है। अतः इसको सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त अंगक कहा जाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को अपन अर्ध स्वायत्त अंगक या सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग बोलते हैं, क्योंकि ये दोस्तों एक माइटोकॉन्ड्रिया से नया माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, पर कब बना सकता है, जब ये कोशिका द्रव्य में हो। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका से बाहर नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण नहीं कर पाता है, ये कोशिका द्रव्य के अंदर ही अपना समान नए माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, इसलिए इसको अपन सेमी ऑटोनोमस या अर्ध स्वायत्त अंगक कहते हैं दोस्तों।
ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। तो अपन दोस्तों बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या बोलते हैं, पावर हाउस या ऊर्जा घर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली बात करें, इसमें ऑक्सीय श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे अपन एटीपी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, के रूप में संचित रहती है। मतलब दोस्तों कोशिकाओं में जब श्वसन की क्रिया होती है, फिर जो ऊर्जा बनती है वो आपके एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, मतलब स्टोर हो जाती है। और एटीपी का फुल फॉर्म दोस्तों ध्यान रखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें अपन, जब कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो दोस्तों क्या होता है, आपके मान लो ये एटीपी है, ठीक है। अब ये तो संचित रूप में है ऊर्जा। जब अपने को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये जो आपका एटीपी है वो टूट जाता है किस में, एक तो एडीपी, ठीक है, एडीपी जिससे अपन बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, साथ में आपका क्या होता है फॉस्फेट अणु आईपी, फॉस्फेट अणु, और साथ में अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो जाती है बाहर की तरफ, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, एटीपी टूटेगी एडीपी में, साथ में फॉस्फेट अणु निकलेगा और साथ में ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा कितनी होती है वो देखते हैं अगले पॉइंट में। एक एटीपी की टूटने से दोस्तों 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है कि एक एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ध्यान रखेंगे 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं आगे की तरफ। तो अपन बात करेंगे आगे क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र क्या है दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोज अणु, मतलब दोस्तों वो शरीर की जो कोशिकाएं उनके अंदर चक्र चलते हैं, जिससे अपने चक्रों से क्या होता है, हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो उसके लिए दो चक्र चलते हैं दोस्तों, एक तो ग्लाइकोलाइसिस चलता है, एक क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एटीपी मिलती है, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोज जो अणु होता है वो दोस्तों वो दो पायरविक अणुओं में टूटता है, ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण जो है वो एक चक्रीय पथ के रूप में मैट्रिक्स में उपस्थित विभिन्न श्वसन एंजाइम्स के द्वारा होता है, जिसे क्रेब्स चक्र बोलते हैं। दोस्तों सिंपल में अपने ध्यान रखना है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज किस में टूटता है, पायरुविक अम्ल में टूटता है, फिर स्टार्ट हो जाता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र क्या होता है, एक साइक्लिक पाथ है, चक्रीय पथ है, ठीक है ना, जो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जहाँ पर क्या है आपके श्वसन एंजाइम हैं, उनकी मदद से ये चक्र चलता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे की बात करें दोस्तों तो आपके ऑक्सीफॉस्फोरिलीकरण, ये क्या है, इसमें क्या होता है, आपके एटीपी का निर्माण होता है। यह क्रिया कहाँ पर होती है, ऑक्सीसोम कणों में होती है, ठीक है, जिसे अपन प्रारंभिक कण या पी कण भी बोलते हैं। कहाँ पर ये होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी झिल्ली है, जिसे अपन क्रिस्टी बोलते हैं दोस्तों, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। डायग्राम में देखा था आपने। इस क्रिया में होता क्या दोस्तों, आपके NADPH2 NADH2 एवं FADH2 का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या मिलता है अपने को, एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों। अगली बात करें दोस्तों तो माइटोकॉन्ड्रिया में DNA की उपस्थिति के कारण स्व प्रतिकृति की क्षमता होती है। मतलब दोस्तों DNA के अंदर क्या है, आपके किस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपके DNA है। DNA की वजह से वो माइटोकॉन्ड्रिया अपने
नया माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, अपने जैसा नया माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, उसको अपन बोलते हैं स्व प्रतिकृति। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें अपन दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रकाशीय श्वसन फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया में भाग लेने वाला एक प्रमुख कोशिकांग है। दोस्तों फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, फोटो मतलब प्रकाशीय श्वसन, किस में होता है? पादपों में होता है। पादपों में श्वसन की क्रिया जो होती है प्रकाश की उपस्थिति में, वो आपके प्रकाशीय श्वसन होता है। ठीक है ना दोस्तों, वो उस में आपके प्रमुख भाग कौन लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।